नमस्कार, आप देख रहे हैं 2 टूक और मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश, जहां 2027 के सियासी महासमर की रणभेरी अभी बजी भी नहीं है, लेकिन दिग्गजों की जुबानी जंग ने सूबे का जो पारा है वो 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। चुनावी रिसात बिछ चुकी है, मोहरे सजाए जा रहे हैं और बयानों के तर्कश से वो तीर निकल रहे हैं जो सीधे 2027 के सिंहासन पर निशाना साध रहे हैं। आज पश्चिमी यूपी के शामली का जो केंद्र है, जो इलाका है, वो घमासान का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। मौका था करोड़ों की योजनाओं के शिलान्यास का, लोकार्पण का, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर बता रहे थे कि वो सिर्फ फीता काटने के लिए नहीं, बल्कि विपक्ष के चक्रव्यूह को ध्वस्त करने के लिए आए। मंच से जैसे ही सीएम योगी ने माइक संभाला, उनकी आवाज में वही चिरपरिचित आक्रामक शैली थी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने सीधे जिन्ना कार्ड खेल दिया। सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कुछ और नहीं बल्कि जिन्ना की उपासक है, वही पाकिस्तान वाले जिन्ना की उपासक। इस एक बयान ने यूपी की सियासत में वो बारूद सुलगा दिया है जिसकी गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अब सुनाई दे रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने एकजुट होकर इस बयान को बीजेपी की सोची समझी क्रोनोलॉजी करार दिया है। उनका कहना है कि 9 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन बीजेपी सरकार के पास जनता को दिखाने के लिए कोई काम नहीं। इसलिए आज 2 टूक में हम ये चर्चा करेंगे कि यूपी की सियासत में कैसे आया जिन्ना का जिन्न, आखिर योगी और अखिलेश के युद्ध में क्यों खुला जिन्ना वाला केस, और 2027 में है चुनाव तो क्यों लिया जा रहा है 1947 वाले जिन्ना का नाम। तो इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा होगी और हमारे साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन पहले देखते हैं कि आज इस विवाद पर किसने क्या कुछ कहा। ये वे बांटने वाले लोग हैं जिन्हें जिन्ना पसंद है। हमें जिन्ना नहीं, हमें गन्ना पसंद है, इसलिए गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का दाम भी बढ़ाया है, अपराध मुक्त भी किया है, कर्फ्यू मुक्त भी किया है, दंगा मुक्त भी किया है। पिछली सरकारें क्या करती थी? वे कहती थी कि अपराध और अपराधियों पे नियंत्रण नहीं हो सकता, उपद्रव को वे नियंत्रित नहीं कर सकते थे, तो इसलिए वे कावड़ यात्रा पे रोक लगा देते थे, जन्माष्टमी के आयोजन पे रोक लगाते थे, श्री रामनवमी की शोभा यात्रा पे रोक लगाते थे, दुर्गा पूजा के पंडालों को रोक लगाते थे। लेकिन अब अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण है, कर्फ्यू मुक्त, माफिया मुक्त और दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश है, तो धूम धड़ाके के साथ अब कावड़ यात्रा निकल रही है। मुझे तो याद नहीं है किसी ने कावड़ के ऊपर बैन किया हो या रामलीला के ऊपर बैन किया हो। हाँ, इतना ज़रूर याद है कि रामलीला के अंदर सभी लोग जाते थे और रामलीला का पात्र जो है उसमें ये कभी नहीं सोचा जाता था कि हिंदू होगा कि मुसलमान होगा। तो ये बातें जो हैं, ये नफ़रत की बातें देश के लिए अच्छी नहीं है, देश के लिए ख़राब है। नफ़रत की सियासत ख़त्म होनी चाहिए। न कोई रामलीला का विरोध करता था, न कांवड़ का विरोध करता था। इनके जो बदनीयत है और जो राम को बेच रहे हैं और भगवान को बेच रहे हैं, उस पर हम लोग उसका विरोध करते हैं। यहीं से मैं कहता हूं, जो लोग डेमोक्रेसी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं। इसीलिए तो कांदला और केराना से पलायन हो रहा था, और हम लोग अन्नदाता किसानों के उपासक हैं, जिन्होंने गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा करके आज चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का भुगतान हमारे किसानों को हो सके, आज उसके माध्यम से कार्य ये डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने करके दिखा दिया। ये तो जिन्ना के अनुयायी हैं, इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे, जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, विकास में लूट खसोट करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेंगे।
जो हम लोगों ने संकल्प लिया था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने का, और जो संकल्प लिया था कि माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे। तो आपने सुना किस तरह से जो है वो जिन्ना के नाम पर अब सियासत हो रही है, और जिन्ना का जो जिन है वो वापस उत्तर प्रदेश की सियासत में फिर से आ गया है। 2027 में चुनाव है, चर्चा होने लगी है 1947 वाले जिन्ना की। और ये पूरी राजनीति क्या है, ये जिन्ना का जो राजनीति अचानक उठी है और जिन्ना के नाम से जो तुलना की जा रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है, क्या मंतव्य छुपा हुआ है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं चार खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बीजेपी की तेज तर्रार प्रवक्ता ऋचा सिंह। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं पूजा मिश्रा, जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखती हैं, प्रवक्ता हैं। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा, और वहीं हमारे साथ मौजूद हैं जाने पहचाने चेहरा है जो भारतीय टीवी का पत्रकारिता का अनंत विजय, जो वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप चारों मेहमानों का दो टूक में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत ऋचा जी मैं आपसे करना चाहूँगा कि अचानक 2027 के चुनाव के पहले ये 1947 वाला जिन्ना अचानक क्यों याद आ गया ऋचा जी? क्यों 1947 वाला जिन्ना ने अपनी जो सोच छोड़ी थी उससे प्रभावित है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। जिन्ना की सोच थी मुस्लिम परस्ती की, बांटो और राज करो। आज उसी नीति पर चल रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कि गन्ना और गुड़ की मिठास के लिए जाना जाता था, लेकिन उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दंगा की पहचान दी समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि इनको सांप्रदायिक दंगे भी कराए और जब मुआवजा देने की बारी आई तो हिंदू और मुसलमान के नाम पर मुआवजे तक को इन्होंने बांटने का काम किया। 90 करोड़ रुपए का मुआवजा घोषित होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की सूची शामिल होती है नामों की, लेकिन हिंदुओं पीड़ित लोगों को छोड़ दिया जाता है। परिणाम होता है कि कोर्ट से उनको फटकार लगाई जाती है। ये वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहां पर किस तरीके से माफियाओं का बोलबाला था, दंगा होता था, कर्फ्यू लगाए जाते थे और पलायन होता था बड़े पैमाने पर। आज उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर कार्य कर रहे हैं, आज हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम किया है, उसको विकास के रोड मैप में शामिल किया है। और यही कारण है कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना किसानों को भुगतान किया गया 3.22 लाख करोड़ का, जिनको इन्होंने लंबे समय तक तमाम गन्ना मिलों को बंद करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। और इनके सांप्रदायिक राजनीति को, जिन्नावादी सोच को इसी बात से समझा जा सकता है कि जब सालार गाजी की मजार में 100 करोड़ का घोटाला होता है तो समाजवादी पार्टी के मुंह से चू तक नहीं निकलती है। वक्फ बोर्ड के अरबों के घोटाले में स्वयं समाजवादी पार्टी शामिल होती है, लेकिन जब राम मंदिर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है तो पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अयोध्या की छवि को धूमिल करने में लग जाती है। ये वही समाजवादी पार्टी है जो जातियों के आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश को बांटकर यहां राजनीति करना चाहती है, वैमनस्य फैलाना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी का तो कहना ही क्या, जो डॉक्टरों में भी जाति ढूंढने लगते हैं, अखिलेश यादव पत्रकारों में जाति ढूंढते हैं। तो यही जिन्नावादी सोच है जिसके आधार पर आज भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कार्य कर रही है। ठीक है पूजा जी, अगर मान लीजिए योगी आदित्यनाथ जी ने अगर मान लीजिए जिन्ना का नाम लिया तो आखिर समाजवादी पार्टी को इतना बुरा क्यों लगा, क्या वजह? आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रखर जी, झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। भाजपाइयों की आदत बन गई है झूठ बोलने की। 4 जून 2005 चादर चढ़ाने जिन्ना के यहाँ पे जाएंगे आप, वहां पर लिखेंगे कि जो है जिन्ना महान व्यक्ति है आप लाल कृष्ण आडवाणी जी, और वो जो है प्रेम हमारा उनसे लगा हुआ रखा हुआ है। अभी जो है बात हो रही थी गन्ना किसानों को लेकर के, 26 मई 2026 उत्तर प्रदेश के किसानों ने काला दिवस मनाया था। दिसंबर की कड़ाके की ठंड में आलू किसानों ने सड़क पर अर्धनग्न प्रदर्शन किया था। डीएपी और यूरिया के लिए लंबी लाइनें लगी थी, आपने भी क्या पता विजुअल चलाए होंगे प्रखर जी, जहां पे लाठी चार्ज किया गया हुआ था।
और नहीं भूलना चाहिए जिन्ना से भाजपा का प्रेम। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जब जो है हमारा भारत देश आजाद नहीं हुआ तब भी सिंध प्रांत में सरकार बना करती थी, तो 41 से लेकर के 43 तक मुस्लिम लीग के साथ एक मिनट माफी चाहूंगा, मैं आपको टोक रहा हूं, आपने शुरुआत की थी, मैं नहीं चाहता था आपको टोकूं, लेकिन ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला जो फैक्ट बोल रही हैं ये बिल्कुल गलत है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल में एक मिनट रिचा, मैं उनको दुरुस्त कर रहा हूं उनकी बात को, फैक्ट को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कभी भी पश्चिम बंगाल में आज़ादी के पहले या आज़ादी के बाद कभी भी मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं बनाई। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने फजलुल हक चौधरी थे जो कृषक प्रजा पार्टी के नेता थे, उनके साथ मिलकर सरकार बनाई थी। ये एक मिनट ये फैक्ट जो है ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की एक फैक्ट है जिसको बार बार अलग अलग प्रवक्ता दोहराते हैं। और ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद जो मैंने फैक्ट बताया है, मैंने फजलुल हक चौधरी का नाम लिया, मैंने कृषक प्रजा पार्टी का नाम लिया, इसको आप जरा सर्च कर लीजिएगा गूगल में, AI वगैरह भी आ गया है आजकल, चैट GPT वगैरह भी है, उसमें भी अच्छा रिसर्च मिलता है, इसको पढ़ लीजिएगा। और आगे से मेरा आपसे निवेदन है कि आगे से ये वाला फैक्ट मत बोलिएगा क्योंकि इसमें जरा भी रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। आगे अपनी आप बात कर सकते हैं। बिल्कुल प्रखर जी, मुझे पता था कि आप मुझे इस बात पर टोकेंगे, मैं बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड आई हुई थी। और मैंने ये भी देखा हुआ था कि जो मुस्लिम लीग की बात की जा रही थी उस टाइम में जिन्ना उसके मेंबर नहीं थे, और जो आप पार्टी की बात कर रहे हैं मैं बिल्कुल प्रॉपर पढ़ के आऊँ। मुझे ये भी पता है कि हिंदू महासभा ने भी मुस्लिम लीग के साथ में रह करके वहां पर सरकार बनाई हुई। कहां पर? तो जिस पार्टी कहां पर सरकार बनाई? सिंध प्रांत में बनाई हुई थी। जब जो देखिए पश्चिम बंगाल, जहां आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम ले रही हैं, बंगाल उस वक्त पूरा एक बंगाल होता था, वहां पर कभी भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं बनाई। आपका यह फैक्ट गलत है। आप आगे बढ़िए, विषय पे आइए। चलिए ठीक है, मैं विषय पे ही रह रही हूँ, मैं विषय से भटकने वाली भी नहीं हूँ। जिन्ना प्रेम तो इनका चलता चला आया है। अब उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आने वाले हो गए तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को याद आता है कि हमने कोई कार्य तो किया नहीं है, शामली की जनता ने इनको नकारा हुआ है, तो जाकर के वहां पे जिन्ना का जिन उजागर कर रहे हैं। अभी भाजपा के प्रवक्ता को भगवान श्री राम जी के मंदिर में याद है दुर्भाग्यपूर्ण घटना गया। ये सब जो चोर मोसेरे भाई हैं, चाहे कहीं पर भी चोरी हो रही हो प्रखर जी, उत्तर प्रदेश में किसी भी कोने पे चोरी हो रही हो, किसकी जिम्मेदारी है? भाजपा की जिम्मेदारी है। वक्फ बोर्ड की चोरी पर कौन बोलेगा? सालार गाजी की मजार पर चोरी पर कौन बोलेगा? इसी को जिन्नावादी सोच कहते हैं, जहां पर आप एक धर्म विशेष को टारगेट करते हैं और बांटने का प्रयास करते हैं देश को। पूजा जी को बोलने दी। रिचा, आप थोड़ा शांत हो जाइए, पूजा जी को। हाँ बिल्कुल। तो अभी जो है बात चल रही थी की जाति की भी बात की। हमारे माननीय मुख्यमंत्री तो जो है भगवान में भी जाति निकाल लेते हैं। मैंने बोला ना कि भाई वक्फ बोर्ड का कौन है 6%, इनके अल्पसंख्यक मंत्री है ना, किसने रोक रखा है? 2017 से इनकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, 2014 से इनकी सरकार है पूरे केंद्र में, इनको रोका किसने चोरों को पकड़ने से? चोर मसोरे भाई, चाहे वो भगवान श्री राम जी के मंदिर में चोरी करते हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड में चोरी करते हो, सारे चोरों को ऊपर में FIR दर्ज करो, उनको जेल भेजो, उनके लिए कोई एक नैरो रास्ता मत बनाओ। ये छाती पीटते रहते हैं, यहाँ चोरी हो गई, वहां चोरी हो गई, कार्रवाई नहीं करेंगे। कौन करेगा कार्रवाई? किसने रोका हुआ है कि आपको कार्रवाई करने से? ये नोटंकियां कर रहे होते माननीय मुख्यमंत्री को। भाजपा के बोर्ड के लोगों के ऊपर SIT का गठन ज्यादा नमाज पढ़ते हैं ना, तो ये वही इनका हाल है। साबित करना पड़ रहा है कि नहीं हम गरीब बांधने वाले। आप लोग चोर है, चढ़ावा चोर। भगवान श्री राम जी के मंदिर में आपने नहीं छोड़ा। आप लोग तो इतने निर्लज्ज लोग हैं कि आपने भगवान श्री राम जी को वहाँ पे नहीं छोड़ा और वहाँ पर भी जाकर के चोरी कर ली। आप भी जो है हर जगह पर चोरी कर रहे हैं। देखिए, आप दोनों एक साथ बोलेंगी तो किसी की बात सामने नहीं आ पाएगी, एक एक करके बोल लीजिए। पूजा, आपकी बात खत्म हो गई? पूजा, आपकी बात खत्म हो गई? ऋचा, आप बताइए कि इनके बीच में नहीं बोला, ये झूठ जो बोलते हैं ना लोग, ठीक है, तुलसीदास जी कहे हुए हैं कि झूठे दाना झूठे चबेना, इनका झूठ दाना झूठ चबेना चल रहा है दिन भर। तो झूठ बोलने पर और सालार गाजी के ऊपर आज तक कितने ट्वीट किए? ट्वीट के महानायक श्री अखिलेश यादव जी जो 24/7 केवल और केवल चादर चढ़ाएंगे। आपको पता है सालार गाजी की घोटाले पर आज तक कितने ट्वीट किए? मुझे एक मिनट, आप जब एक साथ दोनों बोल रही हैं, कोई किसी ना मुझे समझ में आ रहा है कौन क्या बोल रहा है, ना हमारे दर्शकों को समझ में नहीं आ रहा है।
आप ऋचा ये बताइए कि जो इन्होंने एक बात कही, सरकार आपकी है, इसलिए जो भी अनियमितताएं हुई हैं, चाहे वो कहीं किसी भी धार्मिक स्थल पे हुई, वो आपकी जिम्मेदारी है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो ऋचा ने कही और बिल्कुल अपनी बात की शुरुआत में कही थी, उन्होंने कहा था 4 जून 2005, एक बड़ी ऐतिहासिक तारीख है भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में, जब लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान जिन्ना की वो मज़ार पे गए थे और जिन्ना के बारे में टिप्पणियां लिखी थी। तो ये तो इतिहास बीजेपी का भी है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इतिहास को आज सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी अपनी जिन्नावादी सोच पर लगातार देश को और उत्तर प्रदेश को बांटने का काम कर रही है, और ये इस बात का जवाब क्यों नहीं दे पा रही है। मैंने इनसे बार बार पूछा कि आप राम मंदिर पर सवाल करती हैं, 24/7 ट्वीट के महानायक श्री अखिलेश यादव जी जो शायरी लिखते रहते हैं, उन्होंने वक्फ बोर्ड के ऊपर और सालार गाजी के घोटाले के ऊपर अभी तक इतने ट्वीट किए हैं। मैं चुनौती के साथ कह रही हूं कि मुझे एक ट्वीट दिखा दीजिए, लेकिन ये नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि इनको प्रदेश को बांटने का काम करना है। और उत्तर प्रदेश देख रहा है कि जिस राज्य को समाजवादी पार्टी ने बीमारू राज्य बनाया हुआ था, आज वही योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में देश के जीडीपी में योगदान करने वाला दूसरा राज्य बन चुका है। आज उत्तर प्रदेश में माफियाओं का बोलबाला खत्म हुआ है, वरना संगठित अपराध को प्रश्रय समाजवादी पार्टी के कार्यालय से दिया जाता था। ठीक है, हमारे साथ ऋषि मिश्रा जी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, क्योंकि जब योगी जी ने ऋषि ये कहा जिन्ना वाली सोच, तो कांग्रेस को भी लपेट दिया। उनने कहा कांग्रेस और समाजवादी दोनों की है जिन्नावादी सोच है। मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, ये जो योगी का जो जिन्ना वाला कार्ड था, जो जिन्ना के नाम पर उन्होंने हमला किया, ये हमला समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ था, ये हमला यूपी के जो मुस्लिम वोट बैंक है उस पर भी एक हमला था? ऋषि देखिए प्रखर जी, आप विद्वान पत्रकार हैं, समझते हैं इन चीजों को कि राजनेता चुनाव के समय में क्यों ऐसे बयान देते हैं। और योगी आदित्यनाथ जिस स्टाइल के खिलाड़ी हैं, यदि वो अपने स्टाइल में नहीं खेलेंगे तो पूरे चुनाव को पोलराइजेशन के प्रोसेस में कैसे ले जाएंगे। और आप जानते हैं कि जो इंडिया गठबंधन का जो अपना मूल मंत्र है पीडीए का, तो जैसे ही जो कमंडल और मंडल के बीच में जब राजनीति का आमना सामना होता है, तो 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आपके सामने हैं कि कैसे पीडीए के सहारे अखिलेश यादव ने और कांग्रेस ने इनको नरेंद्र मोदी और उनके टीम को बीजेपी को उत्तर प्रदेश में शिकस्त दी। क्योंकि तमाम सर्वे जो अनुमान था कि उसको धत्ता बताते हुए इंडिया गठबंधन ने एक तरह से मतलब किलाबंदी कर दी उत्तर प्रदेश में। तो ये योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ है। यदि वो हिंदू मुस्लिम के पिच पे बैटिंग नहीं करेंगे तो जो आगामी चुनाव है उतना आसान नहीं है। योगी आदित्यनाथ के दर्द को भी समझिए, क्योंकि तो फिर उनके ट्रैप में अगर उनका ये ट्रैप है, ऋषि, तो फंसते क्यों हैं? मैं उसी पे आ रहा हूं। यदि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ के इस बॉल को हिट करते हैं तो फिर मुश्किल होगा, क्योंकि आप बीजेपी के पिच पे जाकर बैटिंग नहीं कर सकते। आपको यदि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को और उनके सरकार को घेरना है तो विगत जो 4-5-4.5 साल का जो कार्यकाल है उसमें उन्होंने क्या किया है, चुनाव से पहले उन्होंने क्या प्रॉमिस किया है और क्या प्रॉमिस डिलीवर करने में सक्षम नहीं रहे हैं, उन पे सरकार को घेरना होगा। ऋषि, आप जो बात कर रहे हैं इतनी आदर्शवादी बातें कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि जो अरस्तु का जो एक सपना था कि एक आदर्श राज्य की कल्पना अरस्तु ने की थी, आप उस तरह की बातें कर रहे हैं। राजनीति में तो सब चीजें होंगी, और जब ये खेला जाएगा कार्ड 17% 20% जो वोट बैंक है उसकी भी फिक्र जो है वो अखिलेश और कांग्रेस को करनी पड़ेगी। या तो आपके विचार ये बंगाल के बाद बदले कि भाई 30% मुसलमान भी कुछ नहीं कर पाए, तो सोचो अब इस पिच पे आना ही नहीं। मैं प्रखर जी, मैं एक पार्टी के शुभचिंतक के हिसाब से आपको एनालिसिस नहीं कर रहा हूं। मैं जो आप अखिलेश यादव कांग्रेस को भी देखिए, वो पीडीए की बात कर रहे हैं, मतलब पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित, उस मोर्चे पर जब योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को इंडिया गठबंधन घेरती है तो कहीं ना कहीं आपने 2024 के जो नतीजे हैं ये बताते हैं कि एनडीए उस मामले में उस फ्रंट पे बैकफुट पे है। जो टैली है
आप तो आउट ऑफ 80 आप देख लीजिए। तो मतलब आपका ये कहना है कि जो जो जिस पिच पर बीजेपी खेल रही है, जिस पिच पर जी जी एक बात और खत्म करना, योगी आदित्यनाथ को पार्टी के अंदर भी चैलेंज मिल रहा है। लखनऊ दरबार वर्सेस दिल्ली दरबार, अमित शाह को आगे, मतलब आगे की भविष्य की राजनीति है अमित शाह के, उनको प्रधानमंत्री बनना है। और सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो योगी आदित्यनाथ है, और योगी आदित्यनाथ इस बार चुनाव जीत के आते हैं तो स्वाभाविक प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे। तो ये पहले योगी आदित्यनाथ यदि इस प्रकार के एग्रेसिव भाषण नहीं देंगे और चुनाव जीतने में सफल नहीं होंगे प्रखर जी, तो योगी आदित्यनाथ का फिर उत्तर प्रदेश से भी ठीक सफाया हो जाएगा, क्योंकि वहां अमित शाह बैठे हुए हैं, चाणक्य बैठे हुए हैं। ठीक और चाणक्य इनको पसंद नहीं करते हैं, आप भी जानते हैं। खैर वो बीजेपी की हर समय बात होती रहती है कि ये बन नहीं रही है, वो एमपी में भी बात हुई, सब बात हुई, बीजेपी में अपने आप जाने क्यों सॉल्व हो जाता है और बाकी पार्टियों में नहीं हो पाता है। खैर अनंत जी, आपने सारी बातचीत सुनी, मैं मतलब मुझे समझना चाहता हूं कि क्या जब जिन्ना का नाम लिया जाता है या जब जिन्ना का जिन्न आता है तो क्या सही में इसका कोई फर्क पड़ता है, कोई पोलराइजेशन होता है या कोई मैसेजिंग हो पाती है, या सिर्फ जो कह सकते हैं कि सिर्फ एक चुनावी भाषण देना है तो इसलिए एक रेफरेंस में सिर्फ एक जिक्र आ गया, या सही में कोई इसका जमीन पे भी असर होता है? अनंत जी, इसके पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं प्रखर जी, आज कितना मनोरम दृश्य है टेलीविजन चैनल पर कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता भी गोस्वामी तुलसीदास जी को याद कर रहे हैं, हमारे भाई ऋषि मिश्रा भैया भी सनातन और जाने क्या क्या बात कर रहे हैं। मतलब ये आपको लगता नहीं है कि नैरेटिव पूरा मुस्लिम सेंट्रिक होने के बजाय हिंदू सेंट्रिक हो गया, सनातन सेंट्रिक हो गया है सर? और यही तो बात, बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान है सर ये। अब बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान है कि एक एक करके गिरते हुए विकेट है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी पूजा जी ने चूंकि गोस्वामी तुलसीदास जी से अपनी बात प्रारंभ की, तो मुझे लगता है कि आपका जो प्रश्न था कि जिन्ना का नाम योगी जी लेते हैं तो कांग्रेस और समाजवादी अपने ऊपर कैसे ले लेती है, तो तुलसीदास जी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो योगी जी जो पीठाधीश्वर है, उन्होंने तो जिन्ना का नाम लिया भाई, उन्होंने ये थोड़ी कहा कि कांग्रेस और इसकी सोच है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात ऋषि भैया ने की, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में INDIA गठबंधन का एजेंडा PDA है। अब लीजिए, अब यहां भी लट्ठम लट्ठा है, क्योंकि एजेंडा अखिलेश जी का है, वो PDA छोड़ के हिंदुत्व और ब्राह्मण की राजनीति करने पे जा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि INDIA गठबंधन का। अब INDIA गठबंधन है भी कि नहीं है यही नहीं पता है पहले तो। और रही बात सॉफ्ट हिंदुत्व की, तो उन पार्टी के नेताओं को या उनके समर्थकों को सॉफ्ट हिंदुत्व की बात नहीं करनी चाहिए जिनके सर्वोच्च नेता कपड़े के ऊपर जनेऊ पहनकर राजनीति करने लगे। आपको याद है एक जमाने में एक नेता होते हैं, बड़ी पार्टी के बड़े नेता, जो अब छोटी मतलब संकुचित हो गई है पार्टी, उसके नेता ने जनेऊ भी पहना था और अपना गोत्र भी बताया था, दत्तात्रेय गोत्र, जाने क्या क्या, सारी मान जी हिंदुत्व की जितनी भी रसायन हो सकते हैं सबका लेप चढ़ाया गया था। लेकिन वही है कि जो ओरिजिनल कॉपी है और जो फोटो कॉपी है उसमें प्रखर जी फर्क होता है, और जनता समझती है फोटो कॉपी कहाँ है। बात बिल्कुल सही कही ऋषि मिश्रा जी ने कि ये हिंदुत्व जो है वो भारतीय जनता पार्टी की पिच है, और ये पिच इतनी सॉलिड है कि अब चाहे वो मेसी का गोल की मेसी टाइप खिलाड़ी आ जाए या एम्पावे आ जाए, दोनों गोल नहीं कर पाता है, क्योंकि वहां डिफेंस बहुत मजबूत है। चूंकि अभी विश्व कप चल रहा है फुटबॉल का, इसलिए मैंने सोचा उसी का उदाहरण दे दूं। तो सारी घटनाओं को सोचने के बाद आपका प्रश्न जो है कि जिन्ना के नाम लेने से क्या उसका जमीन पर असर होता है, सिर्फ जिन्ना का नाम नहीं लिया योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने जिन्ना की सोच के बारे में बात की, और जिन्ना की जो सोच थी वो विभाजनकारी सोच थी। जो लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नफरत फैला रही है, जो लोग ये कहती है भारतीय जनता पार्टी समाज को बांटने का प्रयास कर रही है, उनको अपने अतीत को देखना चाहिए कि मुसलमानों को कितना पैम्पर किया उन लोगों ने। उन्होंने मुसलमानों को एक विशेष दर्जा देके समाज को बांटने का प्रयास किया, और अगर साल दर साल 76-75 साल ये न हुआ होता प्रखर जी, तो आज हिंदू अपनी शक्ति का एहसास नहीं हो पाता, वो कंसोलिडेट नहीं होता। इसलिए जो पूरा जो देश का इकोसिस्टम है, जो हिंदुओं
हिंदू अब अपनी शक्ति को समझ गया है। सबसे दिक्कत जो लोग हिंदू हिंदू करने लगे, सनातन सनातन करने लगे, वो इसलिए करने लगे कि अब हिंदू अपनी ताकत को समझ गया है। आपने ठीक कहा कि 30% होने के बावजूद भी, और जो डायमंड हार्बर मॉडल था वो आपने देखा है कि जितने हिंदू थे वो सारे वोट एक पार्टी में गए, और जितने मुसलमान थे एक एक करके सारे वोट जितने कास्ट हुए वो दूसरी तृणमूल कांग्रेस को गए। तो इन सब चारे चीजों को देखने के बाद प्रखर जी, मुझे लगता है कि जिन्नावादी सोच, बटोगे तो कटोगे तो क्या, बटोगे तो कटोगे, इन सब चीजों, और बहुत आगे अभी देखिएगा, अब रथ यात्रा अखिलेश यादव की का आरंभ होने दीजिए, अब देखिए ना, उनके रथ यात्रा भी नाम है। पहले भारत जोड़ो, मोहब्बत की दुकान, ये सब खत्म हो गया। अंतिम बात मैं कह देता हूं, जो ऋषि भैया ने कहा कि पीडीए ने दिखा दिया। जल्दी कह लीजिए, पीसीआर बार बार मुझे बोल रहा है ब्रेक ले लीजिए। बस 10 सेकंड में खत्म कर दे रहा हूं बात, पता नहीं उसके बाद आप मेरे पास आए कि नहीं आए। तो मैं सिर्फ इतना कहता हूं, उत्तर प्रदेश में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की हार भारतीय जनता पार्टी के अंतर विरोधों के कारण हुई, अखिलेश यादव के कारण नहीं हुई। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने अंतर विरोधों को ठीक कर लेती तो निर्णय कुछ और। ठीक है, यही बात ऋषि भी कह रहे थे, यही बात अंतर विरोध वाली बात ऋषि कह रहे थे। क्या हो गया? ठीक है, मुझे यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ऋषि ब्रेक लेना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके ब्रेक के बाद भी दो टूक में चर्चा जारी रहेगी। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है, मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। तो एक बार फिर दो टूक में आपका स्वागत है। और हम चर्चा से पहले जो बात कर रहे थे, क्योंकि अनंत विजय जी ने एक बात कही कि कहीं ना कहीं जो है वो जिन्नावादी सोच जो है वो अभी भारतीय राजनीति में दिखाई देती है, और इसीलिए इस तरह के शब्दों का, इस तरह के क्षेपकों का इस्तेमाल किया जाता है। मेरा सवाल पूजा आपसे है, क्योंकि जो बात अनंत जी ने कही थी, कहीं ना कहीं आज भी इतिहास गवाह है और वर्तमान में भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो जिन्ना का जो DNA है, मैं बहुत खुलकर बोल रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के रूट्स के अंदर वो नज़र आता है। और उसकी कहने की वजह भी है, अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे मैं बता भी दूंगा। तो जिन्ना का जो DNA है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के समाज में और उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर वो जीवित है, ये कहीं ना कहीं नज़र आता है। और इसीलिए जब इस पर अटैक किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस को ही बुरा लगता है,
वो बुरा समाजवादी पार्टी को तो और ज़्यादा बुरा लगता है। ये ऐसी दुखती रग है जिन्ना, जिसकी वजह से जो है आप लोग अचानक बैकफुट पर आते हैं और इसलिए उसका बार बार इस्तेमाल होता है। पहले भी हो चुका है जिन्ना का इस्तेमाल, योगी आदित्यनाथ पहले भी बोल चुके हैं। प्रखर जी, मैं साइंस से हूँ, तो जितनी बार आप डीएनए बोल रहे हैं मेरे दिमाग में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड चल रही है, अमीनो एसिड चल रहे हैं, यूरासिल ग्वानिन चल रहे हैं दिमाग में। तो आपके डीएनए का जो आशय मुझे समझ में आ रहा है कि वैसे विचारधारा स्कूल ऑफ थॉट वो ज्यादा बेहतर होता है। तो मुझे डीएनए शब्द जब प्रयोग किया जाता है तो वो पता नहीं क्यों मुझे लगता है हर साइंस के बच्चे को ये जो है थोड़ा परेशान करता होगा, ये पर्सनल हो गया। तो जब आप कहते हैं स्कूल ऑफ थॉट, पहले तो मैं जो है जो मुझसे पहले बोल रहे थे मैं उनको जो है चौपाई से जवाब दूं, बड़ा बढ़िया लगता है मुझे। चौपाई लिखी इसी लगी थी, समरथ को नहीं दोष गुसाई, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने आपके लिए लिखी है और हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए लिखी हुई है, संत बेस करी करही पापा ते नरकही जात वो पावे थापा। और एक जो है लिखी हुई गोस्वामी जी जो है, जो भाजपा के प्रवक्ता है या जो भाजपा ही चिल्ला रहे हैं, हो ही वही जो राम रचि राखा को कर तर्क बढ़ावे शाखा, कि जो है सत्य है वो होकर के ही रहेगा, आपके तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बदलने वाला। अब आपने कहा कि जो विचारधारा है, जो डिविसिव विचारधारा है, जिसको जिन्ना की विचारधारा कहा जाती है, वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी उसका प्रतिलक्षण है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद पर बैठ करके ये कह पाते हैं कि एक हिंदू जो है, एक मुसलमान 100 हिंदुओं के बीच में सेफ है, पर 50 हिंदू 100 मुस्लिमों के बीच में सेफ नहीं है। तो ये डिविसिव थॉट है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का डिविसिव थॉट है। माननीय मुख्यमंत्री जी भगवान हनुमान जी को कह देते हैं कि वो दलित होते हैं। यहाँ पे भाजपा के जो है, हालांकि अभी सनातन धर्म की बात चल थी, मुझसे पहले जो प्रवक्ता कह रहे थे, कहते सनातन की पिच पे हमने देखा है बटुकों की शिखा खींचते हुए, हमने देखा है साधुओं को निर्वस्त्र करते हुए, हमने देखा है सरकार ने उन पे बूटे मारी। लाठीचार्ज तो आपके भी राज्य में हुआ था, लाठीचार्ज तो सरकार बटुकों की शिखा नहीं खींची हुई थी। अच्छा, मतलब शंकराचार्य के जो उत्तराधिकारी थे सीधे उन्हीं की पिटाई कर दी। चलो एटलीस्ट आपने कहा शंकराचार्य जी के उत्तराधिकारी, अदरवाइज मुझे मैं शंकराचार्य सुनते आ रही, मैं बताती भाई शंकराचार्य पदवी होती है। वो शंकराचार्य जी से जाकर के माफी मांगा, शंकराचार्य जी ने क्षमा किया, नहीं करते तो भी कोई बात नहीं है। हालांकि क्षमा तो को जिसके नहीं, मैं तो जो जिन्ना का डीएनए उत्तर प्रदेश की धरती पर आज भी मौजूद है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। और वो जो डीएनए है वो कहीं ना कहीं आपके वोट बैंक को प्रभावित करता है। जब उस डीएनए की बात होती है इसलिए दिक्कत होती है। नहीं, ये भाजपा के अंदर है, किसी को दिक्कत नहीं होती, भाजपा को दिक्कत होती है। हमने तो चर्चा भी नहीं की, चादर चढ़ाने भी यही जाएंगे, उनको महान भी यही लिखेंगे, सेकुलर भी यही लिखेंगे। गन्ना का कंपैरिजन, मतलब कंपैरिजन कहाँ किया जा रहा है? आप सोचिए, गन्ना किसानों का कंपैरिजन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बुद्धि कहाँ चली गई हुई है? भगवान उन्होंने बिल्कुल सही कहा, आप नहीं समझ पा रही है। मैं आपसे फिर तीसरी बार पूछ रहा हूं कि जो जिन्ना का डीएनए मौजूद है उत्तर प्रदेश में, वो एक बड़ी समस्या है। और वो जो समस्या है वो आपका वोट बैंक है, और किसी के लिए वो समस्या है। वो सोच जो है वो उस डीएनए को आप नहीं समझ पा रही हैं। आप समझ भी रही हैं लेकिन आप उसको स्वीकार नहीं करना चाह रही हैं। नहीं, मुख्यमंत्री जी के पास में ज्यादा स्कूल ऑफ थॉट है। आप डीएनए की बात कर रहे हैं तो फिर मैं दिमाग में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड चलेगा। अब वो बिल्कुल चला जाएगा कि हाँ, वैसी बात है कि अगर कोई जनरेशन चला आ रहा है तो अब डीएनए तो मैच करेगा ही करेगा, अगर हम साइंटिफिक चले जाएंगे। मैं नहीं जाना चाह रही, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द स्कूल ऑफ थॉट। और स्कूल ऑफ थॉट जो है, जो जिन्ना का है, वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है, वो भाजपाइयों का है। अगर डिविसिव पॉलिटिक्स कोई अगर वो जिन्ना का थॉट, ऋचा जी सॉरी माफ कीजिएगा, पूजा जी, अगर वो जिन्ना का थॉट योगी आदित्यनाथ के अंदर है, तो आज भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर वो जिन्ना की तस्वीर, नापाक तस्वीर क्यों लगी हुई है? और जब उस तस्वीर का विवाद हुआ था तो उसका समर्थन करने वाले, उसके पक्ष में आवाज उठाने वाले कौन लोग थे? जो आप कह रहे हैं कि जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है, तो मुझे लगता है कि ये तो यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज के जो है अंडर आता है। सब एकदम आपके जो तेवर थे वो कुछ चेंज से नजर आ रहे, कुछ बदले से सरकार नजर आ रहे हैं। आपको लगता रहे असल में जिस जगह पे वो भाषण दे रहे थे, जिस शामली में वो भाषण दे रहे थे, देखिए देश काल स्थिति परिस्थिति, मेरी बात मैंने आपकी पूरी बात सुनी, अब मेरी बात भी सुन लीजिए। देखिए जिस जगह पर वो भाषण दे रहे थे शामली में, वहां पर हमें इसलिए उसकी भी बात करना चाहिए कि देश काल स्थिति परिस्थिति किसी भी बयान में बहुत मायने रखती है। जहां पर वो भाषण दे रहे थे वहीं पर कैराना है शामली के अंदर, और कैराना के अंदर किस तरह से पलायन 300 हिंदू परिवारों को हुआ था वो भी है। अलीगढ़ जो उसके पास में है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर आज भी जिन्ना की नापाक तस्वीर लगी हुई है। और जिन्ना ने मालूम है अलीगढ़ के लिए क्या कहा था? अलीगढ़ के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए जिन्ना ने क्या कहा था? जिन्ना ने कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
मेरे पाकिस्तान के ख्वाब का शस्त्रागार है आर्सेनल, यह कहा था। और आपको बता दूं मैं कि अगर कोई और देश होता और किसी देश में 1947 के बाद स्वाभिमानी सरकार बनती तो 15 अगस्त को शपथ लेने के बाद 16 अगस्त को सबसे पहले अगर किसी इमारत को जमीन में मिलाया जाना चाहिए था तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को मिलाया जाना चाहिए था, जो पाकिस्तान की विचार का जनक है, जिन्ना जितना ही जिम्मेदार है। और आपने एक बहुत बड़े शायर का नाम सुना होगा, और अनंत जी तो बिल्कुल उनने बहुत शायरी भी पढ़ी होंगी। अनंत जी आप ही बता दीजिए जॉन एलिया ने क्या कहा था अलीगढ़ के बारे में और पाकिस्तान के बारे में। आप ही बताइए भाई, आप ही बताइए। आप चलिए मैं बता देता हूँ। तो जॉन एलिया ने जो शब्द कहे थे मैं उसको थोड़ा संशोधित कर देता हूं क्योंकि टीवी में बोलना ठीक नहीं लगेगा। जॉन एलिया बहुत बड़े शायर पाकिस्तान के हुए और उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान क्या है, ये पाकिस्तान क्या है, ये पाकिस्तान बस अलीगढ़ के चंद लड़कों की शरारत है। ये अलीगढ़, ये यूपी के अंदर है, ये अलीगढ़ था। अब और आगे बढ़ जाता हूं, मैं डीएनए की जो बात कर रहा था वो करना बहुत जरूरी है और नई पीढ़ी को, जेन जी को ये मालूम होना चाहिए कि ये इस देश के साथ क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे धोखे हुए हैं। आपको मालूम है जब 1945-46 में चुनाव हुआ था, जो भारत के अंदर अंग्रेजों ने जो चुनाव करवाया था, जिसके बाद अंतरिम सरकार मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर बनाई थी, उस सरकार के जो चुनाव हुए थे उसके अंदर रिजर्व सीटें रखी गई थी, मुस्लिम रिजर्व सीटें। तो जो सेंट्रल प्रोविंस जिसको हम लोकसभा कह सकते हैं, उसमें 30 मुस्लिम सीटें रिजर्व थी पूरे भारत में और 30 की 30 पर मुस्लिम लीग जीती थी। और उसमें 6 रिजर्व सीटें उसमें से उत्तर प्रदेश में थी, 6 की 6 में से मुस्लिम लीग जीती थी। उसके बाद सुनिए, प्रोविंशियल इलेक्शन जो उत्तर प्रदेश के हुए थे, जिसको उस समय यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, उसमें 66 मुस्लिम रिजर्व सीटें थी, जिसमें से 54 पर मुस्लिम लीग जीती थी। मोहम्मद अली जिन्ना कहीं और से नहीं जीते थे, मुंबई से जीते थे। और सुन लीजिए, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री आपके मेरठ से जीते थे, लियाकत अली खान। ये स्थिति थी। तो यूपी के मुसलमानों ने भर भर के 95-90% भारत यूपी के मुसलमानों ने जिन्ना को वोट दिया था। और यहां पर फिर बताऊंगा कि ये वोट देने के बाद यूपी से आपसे पूछता हूं मैं कि यूपी से कितने मुसलमान 1947 में पाकिस्तान गए, तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय 1941 के मुताबिक मुसलमानों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश के अंदर 85 लाख होती थी और महज 3.5 लाख मुसलमान, जिन्होंने 95% जिनमें से मुस्लिम लीग को वोट दिया था, उनमें से सिर्फ 3.5 लाख मुसलमान पाकिस्तान गए। इसलिए ये डीएनए, ये जिन्ना का डीएनए आज भी उत्तर प्रदेश की जड़ों के अंदर है, इसलिए उसका जिक्र किया जाता है। ऋषि जी प्रखर जी, बीजेपी या बीजेपी के नेताओं का जिन्ना से चिढ़ है, ये मैं मानता हूँ हर एक भारतवासी को होना चाहिए कि देश के बंटवारा का मुख्य सूत्रधार थे। लेकिन जिन्ना के जो नाती थे वाडिया साहब, उससे ये जनसंघ वाले पैसा लेते थे, ये बात भी बताइए। जिन्ना के नाती जो थे नुस्ली वाडिया, जब जनसंघ का गठन हुआ था, 17 साल के नहीं थे, आर्थिक मदद लेते थे। और नुस्ली वाडिया के, सुनिए, और एक बात और बता रहा हूँ, एक मिनट, ऋषि बहुत अच्छी बात कही। नुस्ली वाडिया के बारे में एक बात और कहते हैं, तो उनके नाती में भी तो जिन्ना का सुनिए, बिल्कुल अब आगे सुनिए। एक भारतीय राजनीति के अंदर ये कहा जाता है कि राजीव गांधी की बड़ी इच्छा थी कि नुस्ली वाडिया कांग्रेस में शामिल हो जाए और मुंबई दक्षिण से नुस्ली वाडिया को टिकट दें। तो फैक्ट रखा हूं, ये आप तो फैक्ट रखा हूं ना, ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनिएगा, मैं उसके बाद एक बात और कह रहा हूं। जो जिन्ना की बेटी थी दीना वाडिया, जिन्होंने पारसी से शादी करी थी, वो भारत छोड़कर नहीं गई, वो इसी भारत की धरती पर रही और यहीं पर उसका अंतिम संस्कार हुआ पारसी रीति रिवाज से। वो अपने पिता के पास पाकिस्तान नहीं चले गई, ये भी बात आपको याद रखना होगा। लेकिन मैं जिन जिन्ना के डीएनए की बात कर रहा हूं, जिन्होंने 90% 95% पाकिस्तान को वोट दिया था, वो उत्तर प्रदेश छोड़कर नहीं गए। मैं आपसे एक और बात करता हूं, आप लोगों को माफ कीजिएगा, एक मिनट। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता और कांग्रेस का पक्ष रखने वाले ऋषि मिश्रा को इसलिए बुरा लगता है क्योंकि यूपी में एक कैरेक्टर हुआ करता था, आनंद जी, बड़ी दिलचस्प बात है, उसका नाम था राजा महमूदाबाद। ये महमूदाबाद उत्तर प्रदेश की एक जगह, वहां के नवाब साहब होते थे, राजा महमूदाबाद। राजा महमूदाबाद मोहम्मद अली जिन्ना के फाइनेंसर थे। पूरे जिन्ना लीग को, जो जिन्ना लीग मुस्लिम लीग को जो फाइनेंस करते थे अनंत जी, वो राजा महमूदाबाद करते थे। अब देखिए बुरा क्यों लगता है, पाकिस्तान बन गया तो राजा महमूदाबाद के जो बेटे हैं, जिनका नाम है सुलेमान खान, वो पाकिस्तान ही नहीं गए,
वो कांग्रेस के टिकट से महमूदाबाद से विधायक बने। इसलिए कांग्रेस को बुरा लगता कि जिन्ना के चाहने वाले पाकिस्तान उत्तर प्रदेश से बसे हुए थे। अब राजा महमूदा खान के जो पोते हैं, जिनका नाम है प्रोफेसर अली खान, अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उल्टे सीधे बयानों के लिए जाने जाते हैं, वो कुछ साल पहले तक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होते थे। तो ऐसे लोग जो जिन्ना के साथी थे, जो जिन्ना के साथ फाइनेंस करते थे, उसका बेटा कांग्रेस से विधायक बन रहा है। सुलेमान खान, राजा महमूदाबाद का पोता जो है वो समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बन जाता है। तो जब जिन्ना बोलेंगे अनंत जी तो बुरा तो लगेगा ही ना, क्या लगता है आपको? कब खत्म करूंगा जी। जिन्ना और सावरकर के कैसे संबंध, मैं बोलता हूं, बोलिए ऋषि जी। जिन्ना और सावरकर के कैसे दोस्ती थी, ये पब्लिक डोमेन में बताइए, एक घटना बताइए। दोनों ने एक दूसरे को कोई पत्र लिखा, वो पत्र बताइए मुझे। कुछ भी फैक्ट देंगे क्या यार, कुछ भी बोलेंगे क्या? मैंने जितने फैक्ट दिए गलत साबित कर दीजिए मुझे। राजा महमूदाबाद के बारे में जो बोला वो गलत साबित कर दीजिए। प्रोफेसर अली खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे या नहीं थे? महमूदाबाद के पोते, गलत साबित कर दीजिए। सुलेमान अली कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने कि नहीं बने, साबित कर दीजिए। बेगम एजाज रसूल जो मुस्लिम लीग की सबसे बड़ी नेता थी, वो कांग्रेस के टिकट पर 3 बार विधायक बनी कि नहीं बनी? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की मंत्री बनी कि नहीं बनी? चलिए ऋचा जी इतिहास से वर्तमान पे आते हैं। ऋचा जी मेरा सवाल आपसे कि राजा मोहम्मदाबाद के जो कि जिन्ना के फाइनेंसर थे, उनके पोते सिर्फ प्रवक्ता ही नहीं थे, वो वर्तमान में भी समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं। अच्छा, कोड चेक करना चाहिए। आजकल मुझे टीवी में दिखाई नहीं देते, इसलिए मुझे लगा शायद प्रवक्ता पद नहीं होगा, या अखिलेश यादव को लगा होगा कि जिन्ना के सबसे खास आदमी के पोते को मैंने प्रवक्ता बना रखा है, तो हो सकता है अखिलेश यादव ने हटा दिया। क्या पूजा क्या उनको हटा दिया गया या पार्टी में है? प्रोफेसर अली खान, राजा महमूदाबाद के पोते, जिन्ना के दोस्त के पोते। नहीं, जिन्ना के फाइनेंसर के पोते, जिन्ना के फाइनेंसर के पोते। हाँ, जिन्ना के फाइनेंसर के पोते, बहुत बड़े नेता थे मुस्लिम लीग के। जिन्ना के फाइनेंसर के पोते। हाँ, प्रखर जी बहुत पढ़ते हैं, विद्वान आदमी, लेकिन चलिए ऋचा जी वापस वर्तमान पे आते हैं। मैंने ऋषि मिश्रा जी को इसलिए समय नहीं दिया था कि आप प्रखर को उसकी ही पिच पे ले जाइए। आप तो प्रखर जी को उन्हीं पिच पर ले जा रहे हैं जिनके लिए जहां वो सिक्सर लगाते हैं सिर्फ। मैंने तो आपको लूज बॉल दी थी कि आप निकल लीजिए दूसरी तरफ, आप हम पर आक्रमण कर लीजिए, लेकिन आप प्रखर जी को उनकी पिच पर घेरने लगे। प्रखर जी विद्वान आदमी है, बहुत पढ़ते लिखते हैं, लेकिन आनंद जी पिच मेरी नहीं है, मैं तो खुला बोल रहा हूँ कि आप इस विषय में बोल लो, उस विषय में भी बोल लो, सब अपने हिसाब से चल रहे थे तो मैं देख रहा हूँ। चलिए ऋचा जी वापस वर्तमान पे आते हैं। ऋचा जी वापस वर्तमान पे आते हैं। और एक सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, और ये सवाल देखिए, देश की राजनीति, युवा जो वोटर होता है, जो पहली बार का वोटर होता है, पहली बार के वोटर को भी के अलग भाव होते हैं, अलग मन की बात होती है, उसके लिए कुछ अलग मुद्दे भी होते हैं। क्या 9 साल की सरकार, योगी सरकार के पास, क्या जिन्ना का ही मुद्दा गिनाने के लिए, क्या 9 साल के अंदर योगी सरकार ने कुछ काम नहीं किया कि वो जो गिना सके? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल योगी जी की सरकार के पास 9 साल के सर्वोत्तम विषय है गिनाने के लिए, जिनके आधार पर लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी, जिस सोच की और बार बार स्कूल ऑफ थॉट की बात कर रही थी, डीएनए की बात कर रही थी, तो मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी का स्कूल ऑफ थॉट जिन्ना की सोच से प्रभावित है, क्योंकि अखिलेश यादव जी विभाजनकारी राजनीति करते हैं और विभाजनकारी राजनीति के आधार पर वो पूरे प्रदेश को जातियों के आधार पर बांटना चाहते हैं। मैं आ रहा हूँ पूजा जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपके पास पूरी बात। नहीं, मैं आ रहा हूँ आपके पास। नहीं पूजा जी, दाल रोटी तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों की समाजवादी पार्टी से चलती है। अभी ये मेरा भी उदाहरण दे रही थी, तो मैं आपको याद दिला दूं पूजा जी, मैं वही ऋचा सिंह हूँ जिसने रामचरितमानस को जलाने के बाद समाजवादी पार्टी को अलविदा। अरे एक मिनट, पूजा जी मेरी बात सुनिए। पूजा जी आपको अच्छा लगेगा क्या जब आप बोल रही होंगी आपको कोई टोकेगा? मैंने चूंकि उन्होंने मेरे ऊपर समस्या क्या हो रही है ना, कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है आपके, तो दोनों के आपकी सुनिए मेरी बात। जब पूजा जी एक टेक्निकल, पूजा जी आपको टेक्निकल एक समस्या बताता हूँ। ऋचा जी 1 मिनट के लिए, आप जब बीच में बोलती हैं तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आती है, इसलिए आप जो बात बोल रही हो क्लियर नहीं सुनाई देती है। आप अपने समय बोलिए, आपको कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है। ऋचा जी बोलिए। नहीं प्रखर जी, चूंकि सच से इनको तकलीफ होती है, मैं वही ऋचा सिंह हूँ जिसने रामचरितमानस जलाने के आधार पर समाजवादी पार्टी को छोड़ा था, जिस वक्त समाजवादी पार्टी में
अखिलेश यादव जी और पूजा मिश्रा जैसे लोगों का एक शब्द नहीं निकला था, जो आज मौसमी सनातनी बन रहे हैं। और मैं आपको एक और शब्द कह दूं प्रखर जी, अभी ये कह रहे थे कि रथ यात्रा निकालेंगे चूंकि मौसमी सनातनी बने हैं, तो एक चौपाई है रामचरितमानस में कि रावण रति विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भय अधीरा। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि अखिलेश यादव जी चाहे रथ पर निकल जाएं, चाहे जो है जेट पर निकल जाएं, लेकिन कोई नहीं भूला है कि उत्तर प्रदेश में राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने यात्राओं पे रोक लगवा दी, जिन्होंने कांवड़ यात्रा पे रोक लगवाने का काम किया और हनुमानगढ़ी की पवित्र सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। ये बात अलग है कि 2027 में, क्योंकि आज पूरा राष्ट्र सनातन की बात कर रहा है तो इनको डर लग रहा है। और एक और शब्द अभी ये कह रहे थे कि जो लोग जिन्ना को अपना दुश्मन समझते हैं, तो मैं तो गर्व के साथ इस बात को कह रही हूँ कि इस देश का प्रत्येक राष्ट्रवादी जिन्ना को अपना दुश्मन समझता है, सिवाय समाजवादी पार्टी को छोड़कर। ये आडवाणी जी को समझाते ना, आडवाणी जी को एक बात ये आडवाणी जी की बात हो गई, मुझे लगता है कि मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। मैं एक मिनट, मैं आपको ऋचा जी रोक रहा हूं, मैं क्लियर करता हूं। पूजा के पास मैं पूजा के पास आ रहा हूं। राजनीति का स्कूल, ठीक है, एक पत्रकार के नाते आनंद जी की अनुमति से मैं बोल देता हूं। देखिए मेरी बात सुनिए ऋषि, एक मिनट। आडवाणी जी जिन्ना की मजार पर गए, जो डेट बताई पूजा ने 4 जून 2005 को आडवाणी जी गए, तो आडवाणी जी ने जो गलती की थी उसका परिणाम भी उनने भुगत लिया। उसके बाद जो आडवाणी जी का ग्राफ ऐसा जा रहा था 2005 तक, वो ऐसा गया कि 2009 में क्या हुआ हमने देख लिया, अध्यक्ष पद खोना पड़ा, 2009 के अंदर बीजेपी को चुनाव हारना पड़ा। तो ये बीजेपी के अंदर एग्जाम्पल है कि जो जिन्ना के नाम का समर्थन करता है राजनीतिक तौर पर उसका क्या हश्र होता है, यह हम लालकृष्ण आडवाणी के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करके देख सकते हैं। आनंद जी का गलत तो नहीं कह रहा मैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आप बार बार जो आडवाणी जी का बताते हैं ना कि वो जिन्ना की मजार पे गए थे, तो गए थे तो गलती की थी और गलती के कारण उनका राजनीति खत्म हो गई, राजनीति खत्म हो गई आडवाणी जी की। इसलिए ये समाजवादी पार्टी को भी समझना चाहिए और ये कांग्रेस को भी समझना चाहिए। समाजवादी पार्टी से मेरा जो है सवाल है कि आपने अभी जो बात सुनी, और मैं उम्मीद करूंगा ऋचा जी आपको बीच में टोकेंगी नहीं, ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात हो रही है जिसको अब टारगेट किया जा रहा है, आपको एक थोड़ा सा लाइटर वे में कह रहा हूं कि कई लोग मजाक में एक बात कहते हैं कि आप लोग सोचते हैं कि टीका लगा के आप हिंदू हो जाएंगे, तो आपको ये मालूम नहीं है कि बीजेपी में ऐसे ऐसे नेता बैठे हैं जो पूरे शरीर पर भभूत मलकर बैठे हुए हैं। तो आपके जो एक टीका लगाने से आप हिंदू नहीं हो जाएंगे, एक से एक बैठे हुए हैं बीजेपी के अंदर। तो आप इस पिच पर, जो पिच की बात हो रही थी, आनंद जी ने भी करी, ऋषि ने भी करी, आप लोग उस पिच पर खेलने क्यों जा रहे हैं? 9 दिन चले अढ़ाई को, पूरे 8 साल जो है भाजपाई करते रहे सनातन। और आपने कहा टीका लगा करके, तो मुझे ध्यान आता है कि मंगलवार को ललाट पे टीका लगा करके भाजपाइयों ने मछली भात खाई थी। मछली भात खाने के बाद में ये बात कर रहे होते हैं कि आप करे कि पिच पे क्यों चले जा रहे हैं। आपको लगती है, आपका राजनीतिक है कि लगे तो लगा करके भभूत चलते रहे, लेकिन जनता देख रही है ना कि भगवान श्री राम जी के मंदिर में आप चोरी कर रहे हैं। ये जनता देख रही है ना, आपको पता ही नहीं होगा कि कितने क्रोधित है जब आपने बटुकों की शिखा खींची, बूटों से मारा। मैं जितनी बार बोलती हूँ उतनी बार मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता है। ये बर्दाश्त करना मुश्किल बात है। और ये जो आप कह रहे हैं ना प्रखर जी कि तो ये जो दर्द होता है, अभी मुक्तेश्वरानंद को जो आपकी सरकार के समय लाठियों से मारा गया था, तब इतना ही दर्द हुआ था आपको तब भी, ये इससे कम हुआ? देखिए, अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को हुआ था क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब जिस तरह से उनको, मैं तो विजुअल देखे, बड़े भयानक विजुअल थे, मतलब जिस तरह से आपकी पार्टी की सरकार थी और कैसे मार रहे थे अभी मुक्तेश्वरानंद को, तब भी पीड़ा हुई थी इतनी की नहीं हुई थी? आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा ना? आपको पता है पाठक जी क्यों नहीं बोल पाए कि ये सही हुआ गलत हुआ, क्यों उनको नौटंकी करनी पड़ी ना? किसी ब्राह्मण से पूछिएगा, उसकी शिखा खींची जाए, वो बताएगा। इनके यहाँ एक सांसद कहते थे कि जनेऊ देख करके खींच के मार। तो ब्राह्मण तो अभी मुक्तेश्वरानंद भी हैं, उनको भी तो मारा गया था। तो शिखा खींचना, डंडों से मारना? नहीं, सम्मान। अच्छा, सम्मान से मारा गया था। मतलब अभी मुक्तेश्वरानंद को लाठियों से सम्मान के साथ मारा गया था। अगर आप मुझे सेंटेंस कंप्लीट करने देंगे तो बड़ा बढ़िया खूबसूरत लगेगा। खैर छोड़िए, मेरा सुझाव है कि आप जो मंदिरों की बात कर रही हैं, आप हिंदुत्व की बात कर रही हैं, मंदिरों की बात कर रही हैं, रथ यात्रा की बात हो रही है, तो सबसे पहले जो है वो कृष्ण जन्मभूमि पर जाकर यदुकुल का नाम रोशन करते हुए माननीय श्री अखिलेश यादव जी
इस बात की घोषणा क्यों नहीं कर देते हैं कि इधर जो है वो अब जो है वो कृष्ण भगवान का जो जन्मभूमि है ये पूरी तरह से सनातन की रहेगी और इस पर मंदिर बनेगा, पूरा खत्म हो जाएगी कहानी। उतना प्रभाव है आपका मुस्लिम पक्ष में, तो समाजवादी पार्टी का इतना प्रभाव है नेताजी के जमाने से। अभी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई कोर्ट के बाहर सेटल कर लेते हैं, मुस्लिम पक्ष को समझा देते भाई सेटल कर लो, काशी और मथुरा दे दो, कम से कम मथुरा तो दे दो। इस पर क्यों नहीं कुछ बोलते? प्रखर जी, भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं कहा हुआ है कि कर्मण्ये से मां फलेषु कदाचन। तो हमें जो है असाइन किया गया हुआ है, हम वो कर्म करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा था। कर्म भी कहाँ कर रहे हैं? मथुरा में कर्म कीजिए ना, क्या बात कर रहे हैं? मथुरा में कर्म कीजिए, बोलिए कि यहाँ पर पूरी भूमि जो है ये ईदगाह हटेगी, ये ईदगाह हटेगी। और आपको तो इतने अच्छे संबंध हैं मुस्लिम समाज से, उलमाओं से, मौलानाओं से, मौलवियों से, आप लोगों ने तो इतनी, आपके लिए तो दरी तक बिछाते हैं वो लोग बेचारे। क्यों अनंत जी, दरी बिछाते हैं कि नहीं बिछाते हैं? आप उनसे बोलिए ना कि ईदगाह छोड़ दें, ईदगाह छोड़ दें। कहते भी तो हैं वो लोग कि मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने का काम करेगा। इमरान मसूद ने अभी जो 3 दिन पहले कांग्रेस पार्टी को लेके और समाजवादी पार्टी को लेके कहा है, तो वो भी तो संकट है ना कि मुसलमानों का भी धीरे धीरे मोह भंग हो रहा है। तो कहीं इस चक्कर में माया मिले न राम, क्योंकि ये वही पार्टी है ना जिसके लिए नारा लगा था, जब मिल जाए मुलायम और काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो हवा में जिस जय श्री राम को उड़ाने वाले लोग आज चौपाइयां पढ़ते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं, बताइए। अच्छा, ये जब मैं देखता हूँ तो फिर थोड़ा सा अनंत जी, जब मैं चौपाइयां पढ़ते हुए देखता हूँ और आपने जनेऊ की बात करी, तब मुझे वीर सावरकर का एक स्टेटमेंट बहुत याद आता है। उन्होंने उस समय भविष्यवाणी की थी 1930-40 के दशक में कि अगर हिंदू वोट एकजुट हो गया, तो ये जितने सेक्युलर बने घूमते हैं ये कोट के ऊपर, सूट के ऊपर जनेऊ पहन के घूमेंगे। क्या ये वक्त आ गया अनंत जी? बिल्कुल वक्त आ गया है। मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाइए आप प्रखर जी, आपको इसको एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ऋचा जी बैठी हैं, छात्र राजनीति से आई हैं। जो लोग एक दूसरे को कॉमरेड कहते हुए नहीं अगाते थे, अब भाई साहब करते हुए नहीं थक रहे हैं। वो जी भाई साहब, जी भाई साहब, जी भाई साहब, मतलब इतनी बार भाई साहब बोलते हैं, इतनी बार प्रखर जी, श्रीवास्तव जी, मतलब 3-4 बार जी लगाते हैं। नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है ना, तो वो क्या आपने जो वो टीके और भभूत वाली बात की ना, वही लागू हो रहा है। आप किसी भी विश्वविद्यालय में चले जाइए भाई, जेएनयू जैसी जो वामपंथियों का गढ़ है, वहां भी वो दरक रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ वीर सावरकर ने जो कहा था उसकी परिणति देखने को मिलेगी, और ये अभी और कंसोलिडेट होगा। जितना एक समुदाय विशेष को आप पैम्पर करेंगे ये राजनीति दल, रिवर्स पोलराइजेशन का उतना ही सशक्त रूप दिखाई देगा। मैं ऋषि से एक आखिरी सवाल लेना चाहता हूं, समय का अभाव है। ऋषि, ये बताइए कि जो अखिलेश की जो यात्रा है, रथ यात्रा या सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं, क्या इसका कुछ असर होगा? संक्षेप में बताइएगा ऋषि। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि अखिलेश यादव यदि बीजेपी के पीठ पे जाकर बैटिंग करेंगे तो इसका नुकसान होगा, और सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ वो जाएंगे, पीडीए की बात करेंगे। ये नुकसान क्या होगा, जल्दी से बताइए, नुकसान क्या होगा? क्या मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाएगा या उनका दूसरा कोर वोट बैंक खिसक जाएगा? जो पिछड़ा इनसे जुड़ेगा, जैसे ही ये मुसलमानों के लिए बैटिंग करते नजर आएंगे, या जो योगी आदित्यनाथ सवाल कर रहे हैं जिन्ना या तमाम ऐसी चीज उसका जवाब देंगे, तो रिएक्शन होगा। जो पिछड़ा इनसे जुड़ा है 2024 लोकसभा चुनाव में, वो इनसे बिदक सकते हैं। तो ऐसे बयानों से कम इंडिया गठबंधन के नेताओं को बचना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर बहस का समापन करना चाहूंगा। और सबसे अच्छी बात जो आज मुझे बहस की लगी कि हमारे 4 मेहमानों में से 3 मेहमानों ने जो आज चौपाइयाँ सुनाई हैं, तो ये सुनकर बड़ा ही आनंद आया और दर्शकों को मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप चारों मेहमानों का, ऋचा, पूजा, ऋषि जी और अनंत जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। तो फिलहाल 2 टूक में इतना ही। आप लोग देखते रहिए DD न्यूज़।